नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय, जो कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इस पेपर के संदर्भ में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, इन क्लासों से पूर्व हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, इसके अलावा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद की विशेषता, संसदात्मक शासन व्यवस्था की, संविधान की विशेषताएं, इन सभी का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए विस्तृत रूप से, तो आप हमारे पुराने जो वीडियो हैं उनमें आप इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक चल रहा है, इसमें अब तक हमने सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, उसके संगठन के संदर्भ में, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कब कब किस प्रकार बढ़ा, उन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते न्यायाधीशों के, उनके बारे में भी चर्चा की। वह नियुक्ति के संदर्भ में, निर्वाचन पद्धति के संदर्भ में, वह उनको हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में भी विस्तृत अध्ययन किया। आज हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा विषय होगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जो उनके क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में, वह एडहॉक जस्टिस के बारे में, इन सभी के बारे में हम एक एक आर्टिकल करके अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, वह भाग नंबर 5 में अध्याय 4 में इसका उल्लेख किया गया है, जो मैंने आपको पिछली 2 कक्षाएं हैं उनमें भी बताया। देखिए, हम बात करते हैं इसी कालक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 126 के संदर्भ में। देखिए, ये सभी जो आर्टिकल हैं वह सभी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं और हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश नहीं होने की स्थिति में, देखिए जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 126 में यह उल्लेख किया गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, मान लीजिए वो बीमार हो गया या और कुछ कारण हो गया, उस कारणवश अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहा हो, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से एक वरिष्ठ न्यायाधीश को, एक वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का कार्य करेगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं अनुच्छेद 126 के तहत एक वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति एक वरिष्ठ को अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है ऐसी स्थिति में नियुक्त कर सकता है। हम बात करें अनुच्छेद 127 के बारे में, आर्टिकल 127 में एडहॉक जस्टिस के बारे में बात की गई है। तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में
बात की गई है। तदर्थ का अर्थ होता है अस्थायी न्यायाधीश। क्या होता है? अस्थायी न्यायाधीश। स्थायी सदस्यता इन्हें नहीं प्राप्त होती। ये इनका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष से अधिक इन्हें नहीं रखा जाता। अगर 2 वर्ष से अधिक रखा जाता है तो फिर से प्रोसेस करनी आवश्यक होती है। देखिए, हम बात करें एडहॉक न्यायालय के बारे में। एडहॉक जो न्यायाधीश है, जस्टिस हैं, उनके बारे में यानी तदर्थ न्यायाधीश के संदर्भ में बात करें, अनुच्छेद 127 के तहत ऐसे न्यायाधीशों की कब नियुक्ति की जाएगी? ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति जब की जाएगी जब ऐसा प्रतीत होता हो कि गणपूर्ति नहीं हो पा रही हो। जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति नहीं हो पा रही हो, ऐसी कंडीशन में जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वह अनुरोध करता है राष्ट्रपति से कि कुछ एडहॉक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कीजिए। तभी ही गणपूर्ति के अभाव में ही न्यायाधीशों की, तदर्थ न्यायाधीशों की आपूर्ति की जाती है। ये न्यायाधीश क्या होते हैं? देखिए, ये न्यायाधीश जो अन्य हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो कार्यरत होते हैं उन्हीं को यहाँ पर गणपूर्ति के लिए लिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तदर्थ जस्टिस हम कहाँ, किसके अनुरोध पे लेते हैं? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका प्रमुख कारण होता है गणपूर्ति का अभाव। उनका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होता है, तो अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखिए, जो आगे का हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 128 के संदर्भ में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, हम बात करें आर्टिकल 128 के संदर्भ में, तो आर्टिकल 128 में विशेष न्यायाधीशों के संदर्भ में बात की गई है। स्पेशल जस्टिस, हम बात करें यहाँ पर जो ओल्ड जस्टिस होते हैं, वरिष्ठ अवकाश प्राप्त जस्टिस होते हैं, उनके संदर्भ में आर्टिकल अनुच्छेद 128 के तहत यहाँ पर विशेष न्यायाधीशों की क्या की गई है? नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, क्या होता है, कभी कभार जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में कार्यभार अधिक होता है और कार्यभार अधिकता होने के कारण वहाँ जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके अनुरोध के कारण जो अवकाश प्राप्त वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड होते हैं, अवकाश प्राप्त होते हैं न्यायाधीश, उनकी कार्य में अधिक भार होने के कारण उनकी नियुक्ति की जा सकती है। जब इनकी नियुक्ति की जाएगी स्पेशल जस्टिस की, तब उन्हें वेतन भत्ते वगैरह जो वर्तमान में न्यायाधीश है उनके समान ही उन्हें प्राप्त होंगे। देखिए, हमने 128 के संदर्भ में बात की, तो यहाँ पर विशेष न्यायाधीशों के संदर्भ में है। हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 129 के संदर्भ में, तो
129 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। इस अभिलेख न्यायालय को हम दो अर्थों में या दो परिभाषाओं में जान सकते हैं। पहला परिभाषा है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी जगह प्रामाणिक माने जाएंगे अगर उनके अवमानना की, यानी उनकी आज्ञा की, उनके आदेश की अगर कोई उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक अर्थ में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के कारण किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को दंडित कर सकता है। हम बात करें अगले अर्थ के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो निर्णय होते हैं भविष्य के लिए उन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यानी अभिलेख न्यायालय की यह डेफिनेशन है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको एक अभिलेख यानी कि साक्ष्य के रूप में उस निर्णय को साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखा जाएगा भविष्य के लिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो अर्थों में अभिलेख न्यायालय की व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अनुच्छेद 129 के संदर्भ में पढ़ा तो वहाँ पर किसका उल्लेख है? अभिलेख न्यायालय का। देखिए, हम बात करते हैं अगले आर्टिकल के संदर्भ में। अगला अनुच्छेद 130 है। इसके तहत क्या किया गया है? अनुच्छेद 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से मुख्यालय को दिल्ली से भारत में अन्य किसी भी स्थान को बदल सकता है। अनुच्छेद 130 के तहत संविधान में इस बात का उल्लेख है कि अगर चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं और राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रकट करता है कि दिल्ली की जगह भारत में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे जयपुर हो, अन्य कोई सा भी स्थान हो, भारत में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया जा सकता है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर, राष्ट्रपति की सहमति पर दिल्ली के अलावा अन्य कहीं भी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया जा सकता है। तो हमने अब तक यह पढ़ा अनुच्छेद 126 के संदर्भ में, अनुच्छेद 127 के संदर्भ में, अनुच्छेद 128 के संदर्भ में, अनुच्छेद 129 के संदर्भ में और अनुच्छेद 130 के संदर्भ में। इसी प्रकार हमने यहाँ पर विस्तृत अध्ययन किया मुख्य न्यायाधीश नहीं होने की स्थिति में
एडहॉक जस्टिस की स्थिति में, स्पेशल जस्टिस की स्थिति में और अभिलेख न्यायालय की स्थिति में व अन्य कहीं पर स्थापित करने की स्थिति में, ऐसी कंडीशनों में हम सभी जगह पर हमें देखने को मिला कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से विस्तृत उल्लेख मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। देखिए, इसके बाद में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। देखिए, क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात करें तो इनके कुछ क्षेत्राधिकार हैं, उनको हम अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हमें 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त होंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का कार्यों के आधार पर 3 प्रकार से इनके क्षेत्राधिकारों का विभाजन किया गया है। तो 3 प्रकारों के हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इन तीनों प्रकारों का, जिसमें सबसे पहला प्रकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहले क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात करें तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरे क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो दूसरा नंबर का है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और जो तीसरे नंबर का क्षेत्राधिकार है, तीसरे नंबर का जो क्षेत्राधिकार है वो है परामर्शदात्री अधिकार। परामर्शदात्री अधिकार यानी कि हम बात करें तो परामर्श के क्षेत्र में भी इसे अधिकार प्राप्त है, क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से हमने सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। हम उन 3 भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, हम बात करें सबसे जो पहला हमारा क्षेत्राधिकार है वह पहला कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 131 में मिलता है। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जो पहला प्रकार है वह है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। वह दूसरा क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। दूसरा कौन सा है? प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इस प्रकार से हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, हम बात करें एकमेव क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 131 में प्राप्त होता है। उसी के संदर्भ में हम अध्ययन करने पर हमें प्राप्त होगा कि भारत सरकार या और किसी राज्य के विवाद होने की स्थिति में उसकी प्रारंभिक सुनवाई कहाँ पे की जाएगी? उसकी प्रारंभिक सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। किस में की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं भारत सरकार को संघ या केंद्र, अर्थात संघ या केंद्र व राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में किसी भी विषय को लेकर के
विवाद होने की स्थिति में, किसी भी कानून के विवाद होने की स्थिति में उसकी जो प्रारंभिक सुनवाई है वो कहाँ पे की जाएगी? वो सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। इसी प्रकार से हम बात करें दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद होने पर, चाहे वो सीमा को लेकर के हो विवाद या जल को लेकर के हो, ऐसी कंडीशन में उसकी सुनवाई कहाँ पे की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी संघर्ष, आपसी विवादों की जो प्रारंभिक सुनवाई होगी वो कहाँ पर होगी? वो सर्वोच्च न्यायालय में होगी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई होगी। अगर भारत सरकार या दो से अधिक राज्य भी हैं तो उसकी सुनवाई, विवादों की सुनवाई कहाँ पर होगी? वो होगी सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 131 के तहत यही तो कहा गया है कि जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त है वो इन्हीं क्षेत्रों में है। भारत संघ व अन्य राज्यों के साथ जो आपसी विवाद होता है उनकी प्रारंभिक सुनवाई कहाँ पे की जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय में। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 132 में मिलता है। देखिए हम बात करें प्रारंभिक क्षेत्र अधिकारों का जो दूसरा प्रकार है, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखिए प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार जिसका उल्लेख हम अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। देखिए अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 32 में जो समवर्ती है यानी प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार का उल्लेख देखने को मिलता है। देखिए हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को लेकर के सीधा कहाँ पे जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे कि मौलिक अधिकार नकारात्मक अधिकार होते हैं, ये राज्य के अधिकारों को सीमित करते हैं, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था आर्टिकल अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हमने वहाँ पर 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया था। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, इन सभी रिटों का उल्लेख किया था। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होने पर, चाहे वह व्यवस्थापिका करती हो, मौलिक अधिकारों को हनन करती हो या सीमित करती हो, हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। यह हमारा एक प्रारंभिक अधिकार होता है, यह हमारा एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है। हम मौलिक अधिकारों को लेकर के सीधा कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। देखिए वैसे तो और विधि या और कोई सजा या और कोई रिट होती है तो उसमें क्रमबद्धता चलती है। पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों को लेकर के हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता हो या मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो तो हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि यह हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है।
तो इसी प्रकार से हम दूसरे प्रकार की बात करें प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में, तो दूसरा प्रकार होगा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखिए, हमने इस प्रकार से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया। अगला जो हमारा विषय है वह विषय है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात करें तो यह एक अपील के लिए है कि हम किस प्रकार से हमारी अंतिम अपील कहाँ पे की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में। किन किन विवादों पर हम अपील कर सकते हैं, ये कारण है किसके अपील करने के, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हमें कुछ प्राप्त हैं। देखिए, हम बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, क्योंकि हमारा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार समाप्त हो चुका है, हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकारों को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया है। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उनको भी हमने अध्ययन की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित किया है। देखिए, हमारा जो पहला भाग है वह है संवैधानिक। हमें इसके बारे में समझना है कि संवैधानिक जो अपीलीय क्षेत्राधिकार किस प्रकार का है। संवैधानिक जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 132 में मिलता है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख मिलता है और उसमें कहा गया है, अगर कोई विधि या कानून स्पष्ट नहीं हो, संवैधानिक स्पष्ट नहीं हो, संविधान में स्पष्ट नहीं हो, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यानी कि अगर ऐसा कहीं पे उल्लेख मिलता है कि संविधान में उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई, तो हम कहाँ पर रिट दायर कर सकते हैं? संवैधानिक अस्पष्टता के कारण हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिट दायर कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रकार से हम बात करें दीवानी कानून के संदर्भ में। दीवानी कानून ऐसा कोई कानून जो स्पष्ट हो और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई विरोध में निर्णय दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अर्थात हमारा जो दीवानी क्षेत्राधिकार है, दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 133 में देखने को मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं। देखिए, जो दीवानी संबंधी कोई भी कानून या विधि स्पष्ट हो, ऐसी कंडीशन में हम कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी तरह हम बात करें अनुच्छेद 134 के संदर्भ में। अनुच्छेद 134 में फौजदारी कानून से संबंधी ऐसा कोई संविधान में स्पष्ट ना हो, या फिर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया हो,
ऐसी कंडीशन में हम अनुच्छेद 134 के तहत कहाँ पे जा सकते हैं? अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो अगली कड़ी है, विशेष अपीलीय क्षेत्र अधिकार। विशेष अपीलीय क्षेत्र अधिकार। देखिए, विशेष अपीलीय क्षेत्र अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 135 में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अनुच्छेद 135 में इसका उल्लेख मिलता है। हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई चेष्टा जो चोट पहुंचाती हो तो उसकी अपील हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रीट दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने अपीलीय क्षेत्र अधिकार के 5 भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। तो हमारा आज का विषय जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है, इनमें से ये सभी हो चुके हैं। एक हमारा बचा है परामर्शदात्री, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश नहीं होने की स्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अनुच्छेद 127 में तदार्थ न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अस्थायी न्यायाधीश, कार्य गणपूर्ति के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 128 के तहत विशेष जस्टिस कार्य की अधिकता होने के कारण रिटायर्ड जजों को वापस से नियुक्त किया जाता है। अभिलेख न्यायालय के अर्थ व परिभाषा पढ़ी। इसके बाद में हमने अनुच्छेद 130 के संदर्भ में पढ़ा कि अनुच्छेद 130 के तहत किस प्रकार से भारत में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी जा सकती है। इसी प्रकार से हमने आज सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार होगा, जो अपनी अगली कक्षा में होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।